अजीज़ तलबा और तालबात अस्सलाम वालेकुम। हम जमात नहम के मज़मून उर्दू के अगले सबक के साथ हाजिर हैं। इससे पहले हम एक नज़्म बरसात की बहारें और एक सबक शायरों के लतीफ़े मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल हस्ती अपनी हबाब की सी है शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज हम मीर तकी मीर का तारुफ पढ़ेंगे और उसके साथ साथ पहले शेर की तशरीह करेंगे। आज के सबक से हम ये 3 मकासद हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम मीर तकी मीर का बतौर शायर तारुफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस तारुफ के अहम नुकात नोटबुक में लिखेंगे और गज़ल के पहले शेर की भी तशरीह करेंगे। बच्चों, मीर तकी मीर 1723 में पैदा हुए। उनकी पैदाइश आगरा में हुई और 1810 में लखनऊ में वफात पाई। ये आपके सामने मीर तकी मीर की एक तस्वीर मौजूद है। मीर तकी मीर को उर्दू का एक अजीम शायर माना जाता है। ना सिर्फ उनके ज़माने के शुअरा और अवाम ने उनको बड़ा शायर तस्लीम किया, बल्कि उसके बाद आने वाले शायरों ने भी हमेशा उनकी अजमत को तस्लीम किया है और आज भी उनको उर्दू का एक अजीम शायर तस्लीम किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी शायर, अदीब या मुसन्निफ के तारुफ को 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। पहले हिस्से में हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। हमारी किताब में भी इसी तरह तकसीम मौजूद है। किताब में जितने शायरों और अदीबों का तारुफ मौजूद है, उसके पहले हिस्से में उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मालूमात होती हैं और दूसरे हिस्से में उनकी अदबी खिदमात होती हैं। तो हम पहले मीर तकी मीर की निजी मालूमात यानी ज़ाती मालूमात, उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो मालूमात मौजूद हैं, उनको पढ़ते हैं। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तखल्लुस था। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। आप आगरे में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, जो मीर के वालिद के मुरीद और मुंह बोले भाई थे। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफात के बाद मीर को तलाश मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। तलाश मुआश का मतलब है रोजी की तलाश, रिज्क की तलाश, जिसको आप आसान जबान में नौकरी कहते हैं, कारोबार कहते हैं। तो चूंकि वालिद फौत हो गए और जो उनके मुंह बोले चचा थे वो भी वफात पा गए, तो घर की जिम्मेदारी इन पर आन पड़ी। इसलिए ये आगरा से दिल्ली आ गए। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया। नादिर शाह अफगानिस्तान का बादशाह था जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया था। जब वो नवाब मारा गया तो यकीनन इनकी नौकरी भी खत्म हो गई। तो मीर आगरे लौट आए, यानी वापस चले गए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में खराब अमनो अमान का मतलब है हालात, खराब हालात की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। लखनऊ एक और शहर है। वहां नवाब आसिफ उद-दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। वहां एक नवाब थे आसिफ उद-दौला। इनकी उर्दू के हवाले से बहुत खिदमात हैं। ये शायरों, अदीबों, मुसन्निफीन की बड़ी खिदमत करते थे, उनका ख्याल रखते थे। उर्दू की तरक्की के लिए नवाब आसिफ उद-दौला ने बहुत काम किया है। उनके दरबार से वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र इसी शहर में बसर की। अब हम मीर के तारुफ के दूसरे हिस्से पर आते हैं। इस हिस्से में मीर की अदबी खिदमात का जिक्र है। बच्चों, मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। खुदाए सुखन का आसान मतलब समझिए शायरी का बादशाह, सबसे बड़ा शायर, शायरों का सरदार। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ शेर में, असनाफ शेर का मतलब है शायरी की किस्में, यानी गजल, नज्म, गीत वगैरह में तबा आजमाई की। यानी उन्होंने लिखी हैं मुख्तलिफ गजलें, नज्में, गीत, मगर इनकी पहचान गजल गोई है। लेकिन उनको जो शोहरत मिली, वो मशहूर हुए, वो गजल लिखने की वजह से हुए। वो बिलाशुबा गजल के बादशाह हैं। खुलूस, दर्दो गम, तरन्नुम, तरन्नुम कहते हैं मौसीकी को,
اور سادگی کی بدولت، بدولت یعنی وجہ سے ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت، شاعرانہ عظمت کا مطلب ہے یعنی یہ عظیم شاعر تھے کا اعتراف، اعتراف ہوتا ہے تسلیم کر لینا، مان لینا۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم اثر ان کے زمانے کے شعراء یعنی شاعر، شاعروں کی جمع ہے شعراء، نے کیا ہے، بلکہ متاخرین کا مطلب ہے بعد میں آنے والے، آخر میں آنے والے، تاخیر سے آنے والے، متاخرین یعنی میر کے بعد کے جو لوگ ہیں، وہ ان کے بعد سے لے کر آج تک ان سب کو متاخرین کہتے ہیں، نے بھی بہت سراہا ہے یعنی بہت تعریف کی ہے۔ تو اس لائن کا آسان مطلب یہ ہوا کہ میر کو ان کے زمانے کے لوگ بھی بڑا شاعر مانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ آئے وہ بھی کہتے ہیں کہ میر تقی میر بہت عظیم شاعر تھے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق، یہ مولوی عبدالحق اردو کے ایک بہت بڑے ادیب ہیں، اور خاص طور پر اس سے بھی زیادہ ان کی جو شہرت ہے وہ اردو کی ترقی کے لیے، اردو زبان کو پھیلانے کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اس لیے ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ سرتاج شعرائے اردو یعنی اردو کے شاعروں کے سر کا تاج قرار دیا ہے، یعنی کہا ہے۔ بچوں، آخر میں میر کی کتابوں کا ذکر ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ہے جو انہوں نے خود لکھا ہے، یعنی ان کی اپنی لائف سٹوری، جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں آٹو بایوگرافی۔ ذکر میر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی یعنی اپنی کہانی بیان کی ہے، اس کا نام ہے ذکر میر۔ ایک تذکرہ ذکر سے نکلتا ہے۔ نکات الشعراء یعنی شاعروں کا تذکرہ، بہت سے شاعر جو تھے ان کا ذکر انہوں نے کیا، ان کے حالات زندگی بیان کیے ہیں، ان کے کلام کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، تو اس کتاب کا نام ہے نکات الشعراء۔ ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں، یعنی ان کی شاعری کی کتابوں میں ایک فارسی کی شاعری کی کتاب ہے اور 6 اردو کی کتابیں شامل ہیں۔ بچوں، کتاب سے ہم میر کا تعارف پڑھ چکے، اب ہم اپنی نوٹ بک میں اس ترتیب سے میر کے تعارف کے اہم نکات لکھیں گے۔ میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں وفات پائی۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ میر ابھی چھوٹے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ میر کی پرورش ان کے والد کے منہ بولے بھائی سید امان اللہ خان نے کی۔ میر تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دہلی آ گئے۔ تلاش معاش مشکل لگے تو آپ اس کی جگہ روزی کی تلاش، روپے پیسے کی تلاش، ملازمت، کاروبار، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد میر دہلی سے لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے اور آخری عمر اسی شہر میں گزاری۔ مزید کچھ اہم نکات یہ ہیں: میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ وہ غزل کے بادشاہ ہیں، ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ خدائے سخن کا مطلب ہے شاعروں کا سردار، اور غزل گوئی کا مطلب ہے غزل لکھنا، غزل کہنا۔ میر کو نہ صرف ان کے زمانے بلکہ بعد میں آنے والے شاعروں نے بھی اردو کا ایک عظیم شاعر تسلیم کیا ہے، یعنی مانا ہے۔ مولوی عبدالحق نے انہیں سرتاج شعرائے اردو کہا ہے۔ میر کی تصانیف یہ ہیں: ذکر میر، نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو شعری مجموعے یعنی شاعری کی کتابیں۔ یہ نکات آپ نے ترتیب کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں۔ شاعر کے تعارف کے بعد ہم غزل کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس غزل کے کل 7 اشعار ہیں۔ ہم صرف ایک شعر کو آج کے سبق میں شامل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 2 اسباق میں 3 اشعار ملا کر ہم اس غزل کو ختم کر لیں گے۔ تو مطلع سنیے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی کا مطلب ہے ذات، یہاں ہستی سے مراد آپ انسان لے سکتے ہیں۔ حباب کا مطلب ہے پانی کا بلبلہ۔ نمائش کا مطلب ہے دکھاوا، یہاں نمائش سے مراد دنیا ہے۔ سراب کا مطلب ہے دھوکہ۔
शराब वो धोखा बच्चों जो हमें देखने में कुछ नजर आए लेकिन उसकी हकीकत कुछ और हो। इसकी मिसाल यूं है कि जब आप सहरा में सफर कर रहे हों या किसी तवील रास्ते पर हों, किसी सड़क पर जा रहे हों, तो आपको दूर पानी नजर आता है, लेकिन जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो आपको मालूम होता है कि यहां पानी का नामो निशान भी नहीं है। ये नजर का धोखा शराब कहलाता है। शायर ने बड़ी खूबसूरती से इसको दुनिया की मिसाल के साथ जोड़ा है। वो कहता है कि जिस तरह दुनिया एक नुमाइश गाह है, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन जब हम इसकी असलियत जान लेंगे तो हमें इल्म होगा कि ये तो धोखा था, ये तो हमेशा रहने वाली नहीं थी। इस तरह जो इंसान की जिंदगी है वो भी आर्जी है। तो इस शेर का मफहूम कुछ यूं बनेगा कि शायर ने दुनिया की जिंदगी की हकीकत बयान की है। वो कहता है कि ये जिंदगी आर्जी है, इसकी कोई हैसियत नहीं। इंसान की जिंदगी की मिसाल तो पानी के बुलबुले की तरह है, जो थोड़ी देर के लिए बनता है और फिर खत्म हो जाता है। और नुमाइश से मुराद दुनिया की जिंदगी है। शायर ने दुनिया की जिंदगी को धोखा कहा है। वो कहता है कि इस जिंदगी ने एक दिन अचानक खत्म हो जाना है, और जब हम पर असलियत जाहिर होगी तो हम अफसोस करेंगे कि हमें तो धोखा हुआ था, हम तो धोखे में रह गए, हमें तो सच मालूम ही ना हो सका। ये दुनिया तो नापायदार है, ये तो खत्म हो जाने वाली है। इसके बाद की जिंदगी तो असली जिंदगी है और उस जिंदगी ने हमेशा कायम रहना है। बच्चों, इस गजल की तशरीह हम अगले सबक के साथ करेंगे और अगले अशार की तशरीह के साथ इसकी तशरीह भी भेज दी जाएगी। आज के लिए सिर्फ इसका मफहूम समझना जरूरी था। आप इस मफहूम की मदद से मश्क के तौर पर खुद इसकी तशरीह लिख सकते हैं। बच्चों, आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपने मीर तकी मीर के तारुफ के अहम नुकात नोटबुक में लिखने हैं। ये आपको अलग से भी एक वर्कशीट की सूरत में भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और वर्कशीट भी भेजी जा रही है जिसमें खाली जगह दी गई है और आपने मीर तकी मीर के तारुफ के अहम नुकात के हवाले से उन खाली जगहों को पुर करना है।